अर्ज किया है साहिबान कदरदान कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब यहाँ मौजूद हैं। वाह वाह। और आज तो हम मेरे पसंद का एडवेंचर पर बात करने वाले हैं। क्या बात है जनाब। तो आज हमारे युवा उद्यमी कौशल शो का टॉपिक है माया लर्न्स टू कोड, अर्थात माया का कोड लाया बदलाव। वाह वाह, क्या इंट्रोडक्शन था सर। आप तो अलग लेवल पे जा रहे हैं एकदम। ये तो मेरा बड़प्पन है। हाँ, और ये टॉपिक तो मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि माया खुद को सिखाती है, प्रशिक्षित करती है और पहल करती है, और ये आप, मैं और हम सब कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, कहीं से भी कर सकते हैं। मैं कल अपने बाथरूम में कर रहा था। अगर आपके पास एक सिंपल स्मार्टफोन है और इंटरनेट की सुविधा है तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कोडिंग सीख सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, अलग अलग एप्स, वेबसाइट्स आदि 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 आदि। आगे जाने से पहले एंड बिफोर आई फॉरगेट, आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि रोज की तरह हमारे आज के सवालों के सिलसिले को ध्यान से सुनिए। यस, आप पेन और नोटबुक तैयार रखिए, सवालों को नोट करिए और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें भेजें, या फिर यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके इस ऐप के द्वारा भी आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं। पहले से ही 400 जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल जो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है और आपके पास कोई पर्यावरण हितैषी बिजनेस आइडिया है तो आप अपना आइडिया वीडियो के माध्यम से हमें व्हाट्सएप कर दें। वाओ। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कोडिंग होता क्या है और ये कैसे यूज किया जाता है। केतन, हमारे युवाओं ने हमें कुछ सवाल कोडिंग के बारे में भेजे हैं। पेन और नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब भी आपको हमें भेजने पड़ेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ईशा वर्मा है और मैं पटना में रहती हूँ। मैं आज DIY शो से सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं कोडिंग के माध्यम से कौन कौन से उद्यम शुरू कर सकती हूँ। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। आज के DIY शो से मैं यह जानना चाहता हूँ कि बढ़ते वायु प्रदूषण को कैसे रोकें और इससे पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं। वेबसाइट को बनाने के लिए किस तरह की कोडिंग की कौशल आना चाहिए। थैंक यू। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो कोडिंग एक भाषा होती है जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सीखी जाती है। यहाँ तक कि कोडिंग से आप ऐसी एप्स बना सकते हैं जिसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपयोग हो सकता है। और हम सबको लगभग इन मीन 3.5 भाषाएं तो आती ही, तो जहां 3 सीख ली वहां एक और सही। आप हमें इन सवालों के जवाब जरूर भेजिए। काबिल, तुमने ऑफलाइन टू ऑनलाइन जो ये जिक्र किया ना, इससे मुझे याद आ गया कि वक्त आ गया है सवालों के सिलसिले का, जहां हमारे युवा दर्शक हमारे क्वेश्चंस यहां ऑफलाइन सुन के अपने जवाब ऑनलाइन दे सकते हैं। तो शुरू करें सवालों के सिलसिले। तो पेन और नोटबुक तैयार है? बहुत खूब। आज के सवालों के सिलसिले में हम आपसे बिल्कुल रैपिड फायर स्टाइल में सवाल पूछेंगे। आपको केवल ट्रू और फॉल्स यानी सच या झूठ, इनमें बराबर हमको जवाब देना है। शुरू करें। सच या झूठ, केवल पुरुष ही कोडिंग कर सकते हैं। मैंने कहा सच या झूठ, केवल पुरुष ही कोडिंग कर सकते हैं। सच या झूठ, एक ऐप बनाने के लिए आपको कोडिंग सीखना जरूरी है। सच या झूठ, सभी प्रकार के एप्स आपको खुश कर सकते हैं। सच या झूठ, दुनिया में हर कोई ऑनलाइन है और टेक्नोलॉजी के साधन उसे उपलब्ध है। बताइए, फिर से पूछ रहा हूं, सच या झूठ, दुनिया में हर कोई ऑनलाइन है और टेक्नोलॉजी के साधन उसे उपलब्ध हैं। सच या झूठ, सबसे अच्छी तकनीक वो है जो सही कीमत पर बहुत से लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है।
एक और बार गहरा सवाल। सबसे अच्छी तकनीक वो है जो सही कीमत पर बहुत से लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है। सच या झूठ? लड़कियां कोडिंग कर सकती हैं। फिर से, सच या झूठ? लड़कियां कोडिंग कर सकती हैं। आप अपना जवाब हमें इस नंबर पर जरूर भेजें। आप यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके भी हमें जवाब भेज सकते हैं। पहले 400 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल माया का कोड लाया बदलाव। तो जल्द भेजिए अपने जवाब, हम वेट कर रहे हैं। घूमू क्या कर रहा है? ओ मेरा फोन। एक सेकंड। हैं? ठीक है। अब क्या कर रहे हो? अरे हमें मैसेजेस आ रहे हैं भाई, हमें सबके मैसेजेस आ रहे हैं, कितने सारे लोगों के। सी वाओ, ये सब कह रहे हैं कि मतलब ये लोग जो हैं कोडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं। तो कोई बात, अरे चुप, बता रहे हैं, एक मिनट। कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ना ये सब। कोडिंग, एआई, सॉफ्टवेयर। वास्तव में कोडिंग ने तो हमारी दुनिया ही बदल दी है। अगर आपकी इसमें रुचि है तो आप भी कोडिंग से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसे आप ऐसे ऐप्स बना सकते हैं जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे ऐप्स बना सकते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे जब वो बाहर निकले। आप हेल्थ ट्रैकर बना सकते हैं जो आपको समय समय पर आपके स्वास्थ्य की जानकारी दे। आप ऐसा कुछ भी बना सकते हैं जिससे आप घर बैठे एक बटन दबाए और आपके खेत में सोलर पंप्स चालू हो जाए और आपकी फसल को पानी मिल जाए। या फिर ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसमें आपके बाल में कितनी जुएं हैं आप पता कर लें और उन्हें सब शैम्पू लगा के बाहर निकाल लें। मतलब जुओं वाला बकवास है, लेकिन ये सारे के सारे जो इन्होंने बताए सारे बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं। एंड फ्रेंड्स, कोडिंग में तो अवसर ही अवसर हैं। पता है, अगर आप अपने कोडिंग कौशल को निखार लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी के लिए घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, जिसे आज की डेट में कहा जाता है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम, बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम। दैट इज सच अ ब्रिलियंट आइडिया ना। आप नौकरी कर सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और ऐसा उद्यम चला सकते हैं जो स्थानीय व्यवसायों की मदद करे, यानी आपके क्षेत्र के लोगों की मदद करे। और सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों की नहीं, इंटरनेट की तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप पूरे दुनिया के लोगों की मदद कर सकते हैं, कि नहीं? सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। अरे ये लो, लाइट चली गई। ये एक बड़ी समस्या है यार। कभी कभी इंटरनेट भी बहुत परेशान करता है और बिजली तो बार बार चली जाती है। ये लो, वापस आ गई। मैं नहीं बोला वापस आने के लिए। वैसे देखो, ये प्रॉब्लम तो है। हमें दरअसल अपनी सोच में ना बैलेंस करने आना चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि कोडिंग सर्वव्यापी है। इसे जरूर सीखना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पूरा व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन जो है, ये सब कुछ ऑनलाइन या स्क्रीन तक सीमित ना रह जाए। जैसे कि हमारे आइकिया फाउंडेशन के दोस्त पैट्रिक कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से व्यापार का विस्तार होता है, लेकिन अगर व्यापार को सफल बनाना है तो वो इंसानियत से ही संभव है। वाह, स्मार्ट बॉय, वेरी नाइस। कितने कम शब्दों में कितना कुछ कह दिया। चलिए अब आपके सामने तकनीक का एक और अजूबा पेश करते हैं। ICT। ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो गया केतन? इसके बारे में आपको हम नहीं, हमारी बीटी की दोस्त ज्योति सिंह बताएंगे, जो IT डोमेन में ग्लोबल नॉलेज मैनेजमेंट लीड कर रहे हैं। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, ICT एक बहुत ही वास्ट डोमेन है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, कम्युनिकेशन यानी कि उसका संचार, और टेक्नोलॉजी यानी कि कोई तकनीक। तो सरल से शब्दों में अगर देखें तो सूचना का संचार कराना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से। अब देखिए, अब आप इस समय साधन क्या है, आप किसके ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं? अपने घर में टेलीविज़न की मदद से ले पा रहे हैं,
तो ये होता है आईसीटी के टूल्स, यानी कि वो साधन जिनके द्वारा आप इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे साधन आपके घर में हैं। अब जैसे आपका फ़ोन है, आप उससे इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, उससे रिसीव भी कर सकते हैं। तो फ़ोन क्या है? एक आईसीटी का टूल है, एक साधन है। ऐसे ही आप मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो ये सभी कुछ आईसीटी है। आप जहाँ जाएंगे अपने को आईसीटी से जुड़ा हुआ ही पाएंगे। जो घर में आपके न्यूज़पेपर आता है सुबह सुबह, वो क्या है? वो भी तो आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है ना, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा? प्रिंट टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसमें कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। आप इसको समझिए कि इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन हो रहा है किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा। कैसा लगा तकनीक का ये अजूबा? अद्भुत है ना? मगर दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोडिंग निसंदेह बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इससे दुनिया की हर समस्या का समाधान संभव नहीं है। जैसा कि आपको तो पता ही हो कि बातचीत करते वक्त हमारा सिर्फ 20 से 30% संचार शब्दों से होता है। इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपसे या किसी से भी बात मैं इंटरनेट के द्वारा करूं। अगर मुझे यह समझना होगा कि क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, इसके लिए मुझे आपसे मिलना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आमने सामने मिलने का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे कुछ कलाकृति देख रहे हैं या कोई एक्ट देख रहे हैं, तो आप उससे इतना जुड़ा महसूस नहीं करेंगे जितना कि अगर आप उस इंसान के सामने हैं या उस एक्ट को सामने सामने बैठ के देख रहे हैं। जैसे अगर आपकी बहन आपको अपने हाथों से खत लिख रही है, उसमें और एक ईमेल में जो भाव होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। क्यों? करेक्ट, एब्सोल्युटली। मतलब मुझको देखिए, एक बार मैंने ऑनलाइन शादी कर ली थी, ऑनलाइन हनीमून मनाया, ऑनलाइन बच्चे हुए जो आजकल पता नहीं किसी फेसबुक या स्काइप पे पड़े होंगे। ये तो तुमने मुझे बताया नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। वीडियो कॉल वगैरह कभी भी जो मतलब मिलकर बातचीत होती है ना, उसका विकल्प नहीं बन सकते। बिल्कुल, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए ना, तो उससे उन सब चीजों का ध्यान रखा जा सकता है जिन चीजों की हम परवाह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके इंटरनेट वाले बच्चे। हाँ, बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर हमारे पास कोई पेट है, कोई कुत्ता है, तो हम उसे टेक्नोलॉजी से मॉनिटर कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हो, और ये ध्यान रख सकते हैं कि वो बेचारा गुम ना हो जाए। अरे एक बार मेरा कुत्ता गुम हो गया था, लेकिन फिर 1 घंटे बाद मुझे पता चला कुत्ता तो घर पे है, गुम मैं हो गया हूँ। और बेचारे के पास कोई ऐप नहीं था। ये ऐप हमारे यस ऐप को आप देखिए, हमने ये ऐप आपकी शिक्षा के लिए बनाया है, या फिर ऐसी ऐप जिसके माध्यम से बड़े शहर के लोग गांव में किसानों से बातचीत कर सकें। मुझे लगता है कि अब हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए। हाँ, और हमें भारत में फैले हुए हमारे सारे दोस्तों से पूछना चाहिए कोडिंग के बारे में। उनके अनुसार उसे कैसे सीखा जा सकता है, और कोडिंग सीखने के बाद क्या क्या किया जा सकता है। क्या हम उनसे वीडियो कॉल के द्वारा बात कर सकते हैं? जरूर, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और मैं बीटी में कार्य करती हूँ। आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, यानी कि जो है इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज। इसे सबसे पहले 1991 में ग्विडो वैन रॉसन ने बनाया था, और तब से लेकर अब तक ये बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में कंप्यूटर से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेरा नाम दिव्या सिंह है और मैं बीटी इंडिया में आईटी डोमेन में काम करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आईसीटी के बारे में। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी एक बहुत ही वास्ट डोमेन है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए। हेलो, मेरा नाम आयशा जाफी है और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए काम करती हूँ। आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच बहुत जरूरी है। इसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रक्रिया है जो पता करती है कि उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कोई दोष है या नहीं, और इस बात की जांच करता है कि जिस उद्देश्य से वो सॉफ्टवेयर लिखा गया था वो सही मायनों में पूरा होता है या नहीं। अर्ज किया, मेरे देश के युवाओं, अपने अंदर के उद्यानी को जगाओ। आप में योग्यताएं हैं असीम,
कोडिंग से बनाओ दुनिया हसीन। वाह वाह, क्या बात है। कितना टाइम लगा लिखने में? नेचुरल, ऐसे ऑन द स्पॉट लिखता हूँ। नेचुरल टैलेंट एंड ऑल। तो अब तुम हम सबको हर एपिसोड में एक शेर सुनाओगे, चलेगा? वैसे भी ऑन द स्पॉट ही बना लेते हो ना? हाँ। क्यों नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने, आपको बस रास्ता चुनना है ताकि आप उसमें अनुभव प्राप्त कर पाएं। इससे आपको समझ आ जाएगा कि आप इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। हाँ, अपने अंदर के खोजी को हमेशा जिंदा रखें। अगर आप खोज जारी रखेंगे तो आपके लिए जो सही होगा वो आप जरूर खोज पाएंगे और एक नंबर के खोजिया कहलाएंगे। खोजिया नंबर 1, खोजिया नंबर 1। चलो अब हम आज के टॉपिक का वीडियो देखते हैं। पेश किया जाए। मैं नालंदा की झाबुनी गांव में रहती हूँ, जहाँ 2 साल से पर्याप्त रेनफॉल नहीं हुआ है। फसलें बर्बाद हो रही है, लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सलूशन है, बस दिमाग लगाकर मेहनत करनी पड़ती है। मैं दिल लगाकर कोडिंग सीख रही हूँ और एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। मुझे पता है कि कोडिंग की मदद से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सब गांव छोड़ना चाहते हैं। मॉनसून में देरी हो गई है, पानी महंगा होता जा रहा है और पौधे गर्मी नहीं सह पा रहे हैं। हम बारिश का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम सूरज का इफेक्ट कम नहीं कर सकते? झाबुनी गांव ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। मैं ग्रेजुएट बनना चाहती हूँ। माँ बाप जल्दी शादी करवा रहे हैं। काश इसके लिए भी कोई ऐप होती। हमारे पास गोदाम नहीं है, इसीलिए वेंडर सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। हमें बहुत कम दाम दे रहे हैं। केमिकल्स और पेस्टिसाइड से जमीन बंजर होती जा रही है। बांध सूख गए हैं। पानी का एकमात्र सोर्स तालाब ही रह गया है। माया ने कोडिंग की मदद से इन सब प्रॉब्लम्स का सामना किया। उन्होंने टीम वर्क और इनिशिएटिव्स जैसी बहुत सारी स्किल्स का यूज किया और अपनी और अपने गांव की हालत सुधारी। पढ़िए, माया डिसाइड्स टू कोड। देखा काबिल, इसे कहते हैं कौशलों का सही इस्तेमाल। माया ने अपने टीम वर्क और इनिशिएटिव लेने के कौशलों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और सब कुछ सही कर दिया। ऐसे होते हैं असली उद्यमी। वाह केतन, मान गए तुम्हारी चॉइस को। मुझे तो मजा ही आ गया जब माया ने डिजाइन थिंकिंग कौशल का प्रयोग करके सूरज के प्रभाव को कम कर दिया और फसलों को सूखने से बचा लिया। माया में साहस भी कूट कूट के भरा है। देखा कैसे उसने अपने दोस्तों के दबाव में ना आकर कोई गेम नहीं बनाया, पर अपनी सुपर हीरो जैसी समस्या सुलझाने वाले कौशलों से कोडिंग की और कचरे की प्रॉब्लम का हल भी निकाला। बिल्कुल, उसने जो किया उससे बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ। ऐसे लोगों तक का फायदा जिन्हें वो जानती भी नहीं है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि उद्यमियों के बारे में ये कहा जा सकता है, या तो उनके साथ कुछ होता है या उनके अपनों के साथ कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से वो समस्या का हल जुटाने में लग जाते हैं। होता यह है कि उद्यमी उस समस्या को अवसर के रूप में देखते हैं, लाइक एन अपॉर्चुनिटी, और उसे हल करने में बिंदास लग जाते हैं। और अगर आप बिहार में कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच के छात्र हैं तो हमें अपने स्कूल का नाम बताएं। हम आपके स्कूल में इन ग्राफिक नॉवेल्स का सेट भेज देंगे जिसमें माया लर्न्स टू कोड भी शामिल होगा। इससे आप और आपके स्कूल के सहारे विद्यार्थी इन्हें पढ़कर अपनी जिंदगी के रोमांचक सफर की शुरुआत कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें बेहिचक इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये अच्छी बात है ना कि हमें ये नॉवेल्स की हार्ड कॉपीज मिल जाएंगी। हम यही तो चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सब कुछ ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा संतुलन है। कोडिंग सीखेंगे ऑनलाइन, लेकिन उसकी कहानी पढ़ेंगे ऑफलाइन। एंड पता है, अगर आप एक नए दृष्टिकोण के साथ पढ़ेंगे तो आपको हर कहानी में उद्यम एडवेंचर मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हर कहानी में कोई कुछ अलग, कुछ नया करता है, जिससे बहुत लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। बिल्कुल, और क्या बात है।
आप चाहें तो खुद एक उद्यमी के एडवेंचर से भरी कहानी लिखकर हमें भेज सकते हैं। ये बढ़िया रहेगा क्योंकि एक उद्यमी यही तो करता है, कुछ अलग, कुछ नया। तो चलिए आज के शो पर बस इतना ही। और हाँ, हमारे सवालों के जवाब आप हमारे दिए गए इस नंबर पर दे सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने कुछ भी सवाल हमारे दूसरे नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप करें। अपना नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। अगर हमें आपका बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो शायद आपके प्रोजेक्ट के आइडिया के लिए फंडिंग भी मिल जाए। वाह! और अगर कुछ सवाल भी हो तो वो भी भेजें। हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। और आप तो मुझे मिले ही हैं पहले। काव्यल सिदानी, आपकी खुशियों की डॉक्टर। मैं फिर से आपको मिलूंगी इसी शो पे। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा नाम केतन सिंह है। बाय बाय। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कोई देख लेना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम। घर बैठे बैठे ना बोर हो गया हूं मैं क्या बोलता हूँ, बोरिया बिस्तर बांधते हैं और निकल चलते हैं अनजानी रास्तों पर असली दुनिया को करीब से देखने। हाय। एक्चुअली क्या सॉलिड आइडिया है यार। मैं भी थक गई हूँ ये कंप्यूटर के साथ बैठ बैठ के, कमर टेढ़ी हो गई है। आराम से। अगर यही काम करती नहीं ना तो मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेट्स गो यार। हाँ चले। चलते। तो बस चल। मुंह पे मास्क, जेब में सैनिटाइजर और निकलते हैं। वैसे इंडिया में कुछ सालों से टूरिज्म का क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है। टूरिज्म को लेकर जॉब्स भी बहुत बढ़ गए हैं। वैसे टूरिज्म को लेकर कोई स्टार्टअप शुरू करना यंगस्टर्स के लिए कई सारे रास्ते खोल देता है आजकल। जी हाँ, हम यहाँ सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के अंदर अंदर और कई सारे फील्ड्स हैं जहाँ युवा अपना करियर बना सकते हैं। टिकट बुक करने से लेके लोकल ट्रांसपोर्ट प्लस अकोमोडेशन बुकिंग तक, आप एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के साथ एक स्टार्टअप खोल सकते हैं और अपने करियर को नए आयाम दे सकते हैं। आजकल लोग ना वेकेशन पे होटल से ज्यादा होम स्टे में रहना पसंद करते हैं, यानी किसी और के घर पे, या मतलब किसी आम नागरिक के घर में भुगतान पर मेहमान बनकर रुकना पसंद करते हैं। लोकल ऑटो रिक्शा में घूमना चाहते हैं, लोकल खान पान का सेवन करना चाहते हैं, लोकल फोर्ट और ऐतिहासिक जगह देखना चाहते हैं, लोकल ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, घूमने के लिए लोकल गाइड की मदद लेना चाहते हैं। लोगों की पसंद समय के साथ जो है बदल सी चुकी। इसी बात पर हमने दिल्ली के एडवेंचर्स ओवरलैंड एक एडवेंचर टूर कंपनी के साथ बात की। ये लोग आपको बताएंगे कि एडवेंचर कंपनी चलाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं उनसे बातचीत की एक झलक। हेलो बच्चों, मेरा नाम तुषार अग्रवाल है। हेलो बच्चों, मेरा नाम संजय मदान। और मैं वो पहला भारतीय हूँ जो 2010 में लंदन से गाड़ी चलाकर दिल्ली आया था। और मैं वो पहला भारतीय हूँ जिसने दुनिया की सबसे छोटी कार टाटा नैनो को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खरदुंगला पास जो लद्दाख में है ट्रैक किया। और हम दोनों वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने कुछ साल पहले दुनिया के 50 देशों को 90,000 किलोमीटर गाड़ी चलाकर देखा था। और पिछले कुछ सालों में हमने 16 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं पूरी दुनिया में गाड़ी चला के। और हमने कुछ ऐसी किताबें भी लिखी हैं जिनको पढ़कर आप ये सीख सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चलाना कैसे मुमकिन है। पूरी दुनिया में गाड़ी चलाने के बाद हमने ये सीखा कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर प्लेन और ट्रेन से जाना
संभव नहीं है। और हमने ये भी सीखा कि हमारी इस खूबसूरत दुनिया को देखने का सबसे अच्छा तरीका गाड़ी से है। और ये सोचकर संजय और मैंने कंपनी बनाई जिसका नाम है एडवेंचर्स ओवरलैंड। और जो लोग गाड़ी से पूरी दुनिया देखने का सपना रखते हैं, एडवेंचर्स ओवरलैंड उनका वो सपना पूरा करने में उनकी मदद करती है। मुझे लगता है कि टूरिज्म की दुनिया एक विशाल समुंदर जैसी है, जैसा एक किनारे से दूसरा किनारा देखना मुश्किल है, लेकिन जिसने ये बीच का गैप ढूंढ लिया वो टूरिज्म को लेकर एक सफल उद्यम शुरू कर सकता है, जहां वो अपने जैसे हजारों लोगों को नौकरी भी दे सकता है और उनकी जिंदगी संवार सकता है। लेकिन कोई बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान दें कि आपका आइडिया और तरीका बाकी लोगों से अलग है। जैसे मुझे पर्सनली एक चीज नहीं पसंद है कि लोग प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे सुंदर जगह भी बदसूरत बन जाती है। एग्जैक्टली। और हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारे युवा क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते हैं। वे जानते हैं और वे सही और पक्का शोध करना चाहते हैं अपना बिजनेस खोलने के पहले। ऐसे ही दो नौजवानों ने हमसे कुछ सवाल पूछे। आइए देखते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। हाय, मेरा नाम आदर्श है। मैं पटना में रहता हूँ और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं DIY शो से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे जैसे युवा जलवायु परिवर्तन में सुधार करना चाहेंगे तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा है और मैं पटना में रहती हूँ। मैं आज DIY शो से कुछ पूछना चाहती हूँ कि जैविक खेती से जलवायु परिवर्तन को कैसे ठीक किया जा सकता है। शुक्रिया। अगर आज के समय में हमारे जैसे युवा पर्यावरण हितैषी उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो हमें किन चीजों का खास ख्याल रखना होगा। देखिए आदर्श, पहले तो आपको जागरूक रहना होगा। आप हर रोज हर मिनट जागरूक रहे कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। क्या आप मोटर बाइक या गाड़ी को छोड़कर पैदल या साइकिल पर बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या आप अपना सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने में सक्षम हैं? बिल्कुल हैं। आप अपनी लाइफ में इन छोटी चीज़ों पर गौर करो और एक्शन लो। फिर धीरे धीरे जो भी आपके आसपास हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करो कि वो भी हर पल पर्यावरण हितैषी सोच रखें। शिप्रा, उम्मीद है कि आपने गोइंग टू स्कूल की ग्राफिक नॉवेल द लास्ट शो पढ़ी होगी। हाँ, ये अगर नहीं तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको वो ग्राफिक नॉवेल पहुंचा देंगे। इसमें जैविक खेती के बारे में सभी आवश्यक जानकारी है। ऑल द बेस्ट। पर्यावरण हितैषी उद्यम शुरू करने के लिए आप उन लोगों से मिलें जो आपके आसपास रहते हैं और एक पर्यावरण हितैषी बिजनेस चलाते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई ई-रिक्शा ड्राइवर, सौर ऊर्जा एनर्जी या कोई महिला उद्यमी। उनसे मिलें, सवाल पूछें, अपनी नोटबुक में बहुत सारे नोट्स बनाएं, उनका इंटरव्यू वीडियो पर लें, उनसे ढेर सारे सवाल पूछें और जानें कि वो कैसे बिजनेस अपना चलाते हैं। अच्छा, हमारे आज के टॉपिक यात्रा और पर्यटन पे लौट जाते हैं। पर्यटन नहीं, पर्यटन। पर्यटन। अरे तन, तन मतलब तन बदन वाला तन, ये टन है। टन 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 वो वाला पर्यटन। ओके 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 प्रोफेसर साहब, बोलो। यात्रा और पर्यटन, करेक्ट? ओके, लौट जाते हैं हमारे टॉपिक पे, यात्रा और पर्यटन। आज पूरी दुनिया घर बैठे स्टेकेशन मना रही है। स्टेकेशन यानी छुट्टियों का वो समय जब पर्यटक विदेश ना जाकर स्वदेश में रहना पसंद करते हैं, या ऐसा समय छुट्टियों का जब वो घर में रहते हुए दिन के वक्त स्थानीय आकर्षणों का मजा लेते हैं। अगर आपको सही में स्टेकेशन का आनंद लेना है तो सबसे पहले आप जिंदगी में ऑफलाइन चले जाओ, क्योंकि ऑनलाइन रहने से आपका बहुत समय बर्बाद होता है। जी हाँ, घर बैठकर नए टैलेंट सीखें, जैसे कि बाथरूम में गाने गाना, मतलब बाथरूम साफ करना, केक बेक करना, किताब पढ़ना। लेकिन जिंदगी का असली मजा बाहर जाने में ही है। जंगल, पहाड़, नदियां, समंदर, यही है इंसान के असली दोस्त। टूरिज्म अब एक नया मोड़ ले रहा है जिसका नाम है इको टूरिज्म। होटल्स और गेस्ट हाउसेस से अच्छा किसी लोकल होम स्टे में लोकल फैमिली के साथ रहना बेटर है, अगर वे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करते हो, जहां का लंच लोकल ऑर्गेनिक फार्मिंग में उगे हुए वेजिटेबल से बना हो। और अगर आप कहीं साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं तो हाथी या घोड़े पे नहीं,
पैदल जाओ या फिर कोई साइकिल किराए पर लेकर जाओ, मतलब बनता है ना उसका। सुवेनियर्स यानी यादगार तोहफों के रूप में कोई ऐसी वस्तु ना खरीदो जो प्लास्टिक की बनी हो। ये सब फॉलो करने से आप इको टूरिज्म को आगे बढ़ावा देंगे और इको हॉलिडे का संदेश सबको देंगे। आज हमारे शो में एक स्पेशल गेस्ट है जिसका नाम है काव्या मदप्पा। आप क्या तुम काव्या मदप्पा हो? मैं काव्या मदप्पा नहीं हूँ, मैं काव्यल सिदानी हूँ। लेकिन ये जो हमारी गेस्ट है काव्या मदप्पा, ये बहुत ही स्पेशल है। आप इनसे पहले मिले हैं हमारे शो में। वो अपना खुद का एक इको रिसोर्ट चलाती है एक जंगल के अंदर। काव्या सिर्फ ट्री फ्री पेपर ही नहीं बनाती, वो इको रिसोर्ट और इको टूरिज्म को प्रमोट भी करती है। ये है उनकी स्टोरी। 12 साल हो चुका है। यह लगभग 16.5 एकड़ है और हमारे पास 300 प्रजातियों के पौधे हैं और हमारे पास पक्षियों की लगभग 75 प्रजातियां हैं। इस तरह से यह एक अत्यंत पर्यावरण अनुकूल रिजॉर्ट है। हमारे पास सभी प्रकार के पेड़ हैं, मुख्य रूप से फल के पेड़ और मौसमी फल जैसे चीकू, स्टार फ्रूट, कटहल। हमें सहतूत और चंदन के पेड़ भी मिले हैं। आप देख सकते हैं कि यह कावेरी के सामने है, इसलिए यह एक बेहद खूबसूरत जगह है जहां पर रिसोर्ट बनाया गया है। यह ऊपर से सफ़ेद रंग का है और अंदर काले रंग का है। ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है जो इन पक्षियों के समान है, लेकिन वे पक्षी सबसे ऊपर सफ़ेद और नीचे काले रंग के होते हैं और यह हमेशा हिलते रहते हैं। आपको हर जगह पे पूरी योजना बनानी होगी। इस तरह की जगह बनाने में आपको कम से कम 3 साल का समय लगेगा। अगर आप आसपास देखोगे तो यह एक हद तक बहुत ही शांत जगह है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। बस आपके पास पक्षी है, मधुमक्खियां हैं और उस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि ऐसी जगह आज के समय में मिलना मुश्किल है जहां आप बस थोड़ी देर के लिए आप खुद के साथ हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये रिजॉर्ट के लिए विशेष बात है। सच्चाई तो यह है कि इको टूरिज्म सबसे कम पैसे में शुरू होने वाला बिजनेस है। आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की जरूरत है जो पर्यावरण को इंपॉर्टेंस देती है विद टूरिज्म एज द मेन फैक्टर। स्थानीय संस्कृति और लोगों की मदद से बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इको टूरिज्म को प्रमोट करने का अवसर तो है। सही कहा तुमने केतन। इको टूरिज्म से आप पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को अपने कल्चर, गांव, खाने से अवगत भी करा सकेंगे। तो सोच क्या रहे हो? ये एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है गांव की औरतों, लड़कियों के लिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें तो रिसर्च करें और पढ़िए ऐसे लोगों के बारे में जो ये अपने गांव में शुरू कर चुके हैं। अपने गांव के कई सारे लोगों को अपने इको टूरिज्म बिजनेस प्लान से जोड़िए, उनका रोजगार बढ़ाइए और गांव में नौकरी के अवसर पैदा कीजिए। आपको और प्रेरणा देने के लिए हमारे पास एक कहानी है, आलिया एंड द वॉन्डरिंग शूज, जो बताती है कि आलिया ने एक इको टूरिज्म एडवेंचर कैसे सेटअप किया। ऐसा तजुर्बा जो आपको बोध गया का शानदार अनुभव करवाती है। क्या आप कभी बोध गया गए हैं जहां गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ था? माँ ने हमेशा कहा है कि अगर तुम अपने काम से प्यार करती हो एंड यू पुट योर एवरीथिंग टू इट, एक ऐसी शक्ति तुम्हें मिलती है जो कोई भी मुश्किल को आसान करती है। ला 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 ला, स्पेन, इटली, कंबोडिया, यूरोप। मैं आ रही हूँ विथ माई फ्लाइंग शूज। आलिया, हमेशा टूरिस्ट के साथ ही हो, लड़की हो लड़की जैसी रहो। पिताजी, आप नहीं समझेंगे। इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्या दोनों फूड और पानी खराब है? इट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। केमिकल फर्टिलाइजर्स नदी में फेंक दिया जाता है और यही सब हम पीते हैं। हमें इसकी जड़ में जाकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। एक ऐसी विलेज जो इतनी क्लीन है कि लोग इसे देखने आए हैं। हम भी अपने विलेज को ऐसा बनाएंगे। सब हंस रहे हैं माँ।
ये तुम्हारा सपना है आलिया, तुझे फैसला लेना है। कोई हंसेगा तो मतलब यू विल स्टॉप ड्रीमिंग। सुनो सब, हमें फर्टिलाइजर्स बदलने पड़ेंगे। स्विच टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। टोटमोयुई। वक्त है नदी से आगे पूरे विलेज को मजेदार बनाने का। चलो एक ओपन एम्फी थिएटर और बैम्बू टॉयलेट्स बनाते हैं और होटल रूम्स को भी डेकोरेट करते हैं। बियावेन्यू टू मोटरसाइकिल डायरीज विद आदिया। हमारे विलेज को हर ट्रैवलर के मैप में डालने के बाद हमारी इको ट्रैवल कंपनी के पास है ऑल विमेन ट्रैवल गाइड्स की टीम और हमने सेल्फ क्लीनिंग सोलर टॉयलेट्स लगाए हैं विद सस्टेनेबल रहने की जगह और ऑर्गेनिक कैफेज। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने अपने आप पर और अपने सपनों पर बिलीव करके दृढ़ निश्चय के साथ अपना सपना पूरा किया। ऐसी अद्भुत कहानी तो मतलब क्या बात है। मेरा कैमरा भी रेडी है कहीं पर जाने के लिए। वाह वाह, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इस कहानी को हाथ से पेंट किया है आर्टिस्ट मिथुन गोपी ने। इस कहानी से हमको सीखने को मिलता है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप मन लगाकर काम करें तो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तो वही भविष्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। एक कहानी आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। अगर आप इस वक्त स्टेकेशन में हो तो कहानी पढ़ना शुरू कर दो। बहुत अच्छी आदत है। मन कर रहा है मैं बाहर निकल जाऊं, अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर निकल जाऊं। खैर, इस ग्राफिक नॉवेल प्रोजेक्ट में आपको पता लगाना होगा कि आपके गांव या उसके आसपास कोई इको टूरिज्म स्टार्टअप शुरू करने की संभावनाएं हैं क्या। ये पता करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि एक, आप पता लगाइए कि आपका शहर या गांव किस चीज के लिए जाना जाता है और वहां क्या उगता है। 2, इस जगह की खासियत क्या है, पास ही में कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है। और 3, जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो क्यों आते हैं और कहाँ रहते हैं। फिर अगर लोग आते हैं तो वो कहाँ रुकते हैं और कहाँ खाते हैं, वो कितने पैसे खर्च करते हैं और ऐसी कौन सी लोकल डिशेज हैं जो उन्हें हम दिखा सकते हैं, खिला सकते हैं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगर टूरिस्ट नहीं आते हैं तो कुछ अलग हट के सोचना होगा कि ऐसे में क्या प्रमोट करूं जिससे मेरे गांव या शहर में लोगों का घूमना आना शुरू हो जाए। एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास एक सस्टेनेबल इको टूरिज्म प्लान होना चाहिए और अलग सोचने की काबिलियत होनी चाहिए। फिर इसके बाद लोगों का इंटरव्यू लीजिए और पूछिए क्या वो टूरिस्टों के लिए अपना घर खोलेंगे फॉर होम स्टे, क्या वो उनको अपने घर बुलाएंगे चाय नाश्ता करने के लिए, या फिर अपनी खेत में उनको घुमाएंगे। अगर उनका जवाब हाँ है तो वो कितने पैसे लेंगे, इसका हिसाब किताब आपको नोट करना होगा। फिर क्या, प्रभु का नाम लेकर शुरू हो जाना है। ब्रांडिंग, कम्युनिकेशंस, वर्ड ऑफ माउथ एंड डिजिटल मार्केटिंग प्लान, जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो। अगर आपको अपने प्लान पे भरोसा है और लगता है कि ये पूरे गांव के लिए बड़ा अवसर है तो अपने प्लान का 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें आपके स्क्रीन पर छलकते हुए फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल तक की है तो हम आपकी मदद करेंगे बिहार में एक नया उद्यम शुरू करने के लिए। हम आपके प्लान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और खाने का फोटो भी भेज दीजिएगा साथ में, क्योंकि आई एम अ प्राउड भुक्खड़, बेसिकली फूडी, यू नो। क्या प्राउड भुक्खड़, तुम देख के भूखी लगती हो, पूरी हड्डियां निकली हुई हर साइड से। अरे दैट्स माय एक्सरसाइज यार। इसको कहते हैं भुक्खड़। ये देखो डबल चिन। ज्यादा नहीं है, कम करो थोड़ा। इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट पे बिजनेस करना कांटों से भरा रास्ता है। आपको हर मोड़ पर कुछ जरूरी फैसले लेने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक या नो प्लास्टिक, क्लीन एनर्जी और नॉट क्लीन, ऑर्गेनिक और नॉट ऑर्गेनिक। जो सबसे आखिर तक टिक गया वही सिकंदर। सच्चाई से अपना काम करते रहो, फिर देखना वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी पब्लिसिटी हो जाती है तुम्हारे स्टार्टअप के लिए। चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम मत बता देना बस। यही तो वर्ड ऑफ माउथ है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी बोलकर सबको बता देना। तुम सही बोल रही हो वैसे, क्योंकि पता है हमारे शो का सवालों के सिलसिले सेगमेंट बहुत पॉपुलर बन गया है।
सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के कारण। बिल्कुल, मैं बिलीव कर सकती हूं क्योंकि हमारे सवाल बहुत दिलचस्प होते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहले 500 कॉलर्स को मिलता है एक एक्साइटिंग ग्राफिक नॉवेल। तुम्हारी कहाँ है? सेम ही होगी। शेयर कर रहे हो मेरे साथ? अच्छा। तो शुरू करते हैं हम हमारा सवालों के सिलसिले। ओके, आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? यस, ग्रेट। तो ध्यान से सुनिए, यात्रा और पर्यटन का पर्यावरण पे क्या नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव होता है? फिर से, यात्रा और पर्यटन का पर्यावरण पे क्या नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव होता है? अगला सवाल, इको टूरिज्म यानी पर्यावरण हितैषी पर्यटन आम पर्यटन से अलग कैसे? फिर से सुनो सवाल, इको टूरिज्म यानी पर्यावरण हितैषी पर्यटन आम पर्यटन से अलग कैसे है? और इसका इतना महत्व क्यों है? यानी कि इको टूरिज्म का इतना महत्व क्यों है? क्या इको टूरिज्म सिर्फ एक सेक्टर यानी क्षेत्र है, या एक तरह की कंपनी है, या उसी सेक्टर में कई और अन्य सेक्टर्स हैं? कंफ्यूजिंग लगा तो फिर से एक बार सवाल पूछो। मैं धीरे से। हाँ। क्या इको टूरिज्म सिर्फ एक सेक्टर यानी क्षेत्र है, या एक तरह की कंपनी है, या उसी सेक्टर में कई और अन्य सेक्टर्स हैं? इको टूरिज्म व्यवसाय में काम करने के लिए कुछ पर्यावरण हितैषी आइडियाज क्या हो सकते हैं? फिर से, इको टूरिज्म व्यवसाय में काम करने के लिए क्या कुछ पर्यावरण हितैषी आइडियाज हो सकते हैं? बताइए, ये सच है या झूठ? इको टूरिज्म आम टूरिज्म से ज्यादा महंगा है। क्या इको टूरिज्म आम टूरिज्म से ज्यादा महंगा है? सच या झूठ बताओ। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? और ये हुए आज के सवालों के सिलसिले। आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजिए, या फिर अपने फोन पर यस ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर भी आप हमें जवाब दे सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्दी अपना जवाब भेजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। मैं हूं केतन सिंह। मैं काव्या सिदानी। चल झूठी, कुत्ते की तरह हटी आया है। हट। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो
भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। आरबीआई कहता है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है। समझे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है, सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहाँ से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है, अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताए आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, ओटीपी के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं सीवीवी के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का। उसके ऊपर 3 अंक का एक सीवीवी नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उससे में हम लोग यूज़ करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है, कोई फ़ोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय
धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो। इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। आरबीआई कहता है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद।